तो इसमें युवाओं पे गवर्नमेंट का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा अपने टोटल बजट आउटले में। स्टार्टअप्स को लेके उन्होंने 1 साल और बढ़ा दिया। एक वेतनभोगी को ऐसा लगता है कि टैक्स के माध्यम से सीधा उसकी जेब काटी जा रही है। न्यू स्कीम में इन्होंने तकरीबन 70 प्रकार के ऑलमोस्ट डिडक्शंस थे जिसको हटा दिया। तो पुराना वाला किसके लिए फ़ायदेमंद है और नया वाला किसके लिए फ़ायदेमंद है? न्यू टैक्स स्कीम डिफ़ॉल्ट होगी और अगर आपको एग्जिस्टिंग में जाना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कल जो है हमारा यूनियन बजट प्रस्तुत किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, लेकिन उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता को समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। उसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो हमको ये समझा पाता है कि जो बजट है वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। इसी बजट को समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं वित्त विशेषज्ञ श्री पीयूष जैन जी, जो कि एक अच्छे मजे हुए विशेषज्ञ हैं और ये जो है आपको ये समझाएंगे कि जो टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं वो किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और उन टैक्स स्लैब से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए सीधे मुलाकात करते हैं हम, या सीधा तारुफ करते हैं पीयूष जी से और उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले कि जो टैक्स में बदलाव किया गया है वो किस तरीके का है, कितने स्लैब हैं और किस टैक्स स्लैब से कौन व्यक्ति कैसे फ़ायदा उठा सकता है। तो सीधे बात करते हैं हम लोग सीए पीयूष जैन जी से। सीए पीयूष जैन जी, आपका स्वागत है तीरंदाज में। आप हमको आ रहे दर्शकों को बताइए कि जो नया यूनियन बजट आया है ये इसमें जो टैक्स स्लैब वाला जो मामला है, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम जनता से जुड़ी रहती हैं, लेकिन टैक्स वाला मामला ऐसा है जो सीधे तौर पर हमको कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ होता है, तो उसके बारे में आप बताएं। सर नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, एक वेतनभोगी को ऐसा लगता है कि टैक्स के माध्यम से सीधा उसकी जेब काटी जा रही है। क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि आपकी सीटीसी सपोज़ कीजिए 10 लाख रुपए पर जब वो बैंक खाते में देखते हैं तो काफ़ी पैसे कम आते हैं, जिसका बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी आय से पहले ही स्रोत से ही कर कट जाता है और उनको कम पैसा मिलता है। तो इस प्रकार से उनकी आशाएं रहती है वित्त मंत्री से या भारत सरकार से कि इसका बर्डन कम किया जाए। महंगाई के हिसाब से भी वो हर व्यक्ति चाहता है। और दूसरी एक मेंटलिटी बनी हुई है कि व्यापारी कम टैक्स पटाता है और वेतनभोगी हमेशा ज़्यादा टैक्स पटाता है। तो उन्हें लगता है कि स्लैब को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, टैक्सेशन के रेट्स को कम किया जाए या अन्य प्रकार की छूटें दी जाए जो वेतनभोगी के ऊपर कर का भार कम पड़े। तो निश्चित रूप से इस बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा भी कि मिडिल क्लास और वेतनभोगियों पे फोकस कर रहे हैं और कई वर्षों से एक मांग रही थी कि टैक्सेशन में बदलाव लाएं, थोड़े से स्लैब चेंज हो, रेट्स कम हो। तो इस बार उस चीज़ को कवर किया गया है। जैसा कि आपने पूछा कितने प्रकार के टैक्स स्लैब होते हैं, तो 2 प्रकार की टैक्स स्कीम होती है। एक एग्जिस्टिंग चल रही थी पुरानी, एक नई इन्होंने लाई थी। तो पुरानी में विभिन्न प्रकार के डिडक्शंस यानी कि छूट मिल जाया करती थी, जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, हाउसिंग अलाउंस है, एचआरए है ना, और आपका सेविंग में 10,000 रुपये तक का 80 टीटीबी है, और एलआईसी, बच्चों की ट्यूशन फीस, प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट्स, एटीडी के अंतर्गत में मेडिकल ट्रीटमेंट की छूट, ऐसे विभिन्न प्रकार की छूट मिल जाया करती थी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में। तो उससे आपकी जो शकल आय थी वो एडजस्ट होकर फिर टैक्सेबल इनकम होती थी। न्यू स्कीम में इन्होंने तकरीबन 70 प्रकार के ऑलमोस्ट डिडक्शंस थे जिसको हटा दिया और बोला कि आप ये सब छूट ना लेके एक रिड्यूस टैक्स स्ट्रक्चर में आ जाएं। तो जैसे अब आजकल के नए बच्चे हैं जो ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते, एलआईसी नहीं लेना चाहते या सिर्फ टर्म प्लान से काम चला लेते हैं, या उनको शेयर मार्केट की ओर ज़्यादा रुझान है, तो वैसे लोगों को ऐसा लगता था कि भाई इन्वेस्टमेंट करके मैं पैसा क्यों बर्बाद करूं, मैं टैक्स न्यू रेजिम में पटा के और अपने पैसे को कहीं और यूज़ कर लूं। अच्छा, तो जैसे 2 तरह के टैक्स हो गए, एक पुराना टैक्स हो गया और एक नए टैक्स स्लैब एक तरीके से। तो पुराना वाला किसके लिए फ़ायदेमंद है और नया वाला किसके लिए फ़ायदेमंद है? सबसे पहले पुराना वाला किसके लिए फ़ायदेमंद? सर यदि पुराने वाले की बात करें तो चूँकि उसमें छूट विभिन्न प्रकार की मिल जाया करती थी, तो जो डिसिप्लिन अनुशासित लोग हैं या जो स्मार्ट लोग हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद है।
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं एक उदाहरण की बात करूँ कि सपोज़ कीजिए आपकी इनकम 15 लाख है, तो 15 लाख में अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, 2 लाख रुपए तक की छूट उसमें मिलती है ओल्ड स्कीम में, जो नई में नहीं है, तो आपकी इनकम 13 लाख हो गई। फिर आपने 1.5 लाख रुपए की बच्चों की फ़ीस, LIC और इस प्रकार से ATC के दूसरे डिडक्शंस ले लिए, तो और इनकम आपकी 1.5 लाख से कम हो गई, 13 लाख से वो सीधा हो गई 11.5 लाख। फिर आपने स्वयं के ऊपर और माता पिता का मेडिक्लेम करवा लिया तो 50,000 की वो भी छूट मिलती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो तकरीबन 4 लाख रुपए की छूट आपको वहाँ मिलती है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टैक्स आपको कम आएगा, वहाँ टैक्स ज़्यादा आएगा। परंतु यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मेरे पास कोई हाउसिंग लोन नहीं है, मेरा एम्प्लॉयर ही मेरा मेडिकल का खर्चा बियर कर लेता है, तो फिर हो सकता है कि नई स्कीम, तो ये केस टू केस बेसिस में देखना पड़ेगा। एक बात यह है कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को वित्त वर्ष शुरू होने से पहले अपने एम्प्लॉयर को बताना होता है कि वो कौन सी स्कीम सिलेक्ट करेगा। तो जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस वर्ष से न्यू टैक्स स्कीम डिफ़ॉल्ट होगी, और अगर आपको एग्जिस्टिंग में जाना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। अच्छा, पिछले वर्ष तक ऐसा था कि आपको न्यू स्कीम के लिए ऑप्ट इन करना पड़ता था। तो अब चूंकि ये फाइनेंस बिल है, इसके फाइनेंस एक्ट बनते तक तो वित्त वर्ष शुरू हो चुका होगा। तो अभी मुझे लगता है कि तुलनात्मक दृष्टि से हर व्यक्ति को जो कर के दायरे में आ रहा है, मार्च से पहले ही एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए कि उसके लिए बेनिफिशियल क्या है, और अपने एम्प्लॉयर को पहले से बता दे कि वो कौन से स्कीम में जाना चाहता है, ताकि उस हिसाब से टैक्स कटे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी खाते में आए। आगे बढ़ने से पहले आप दर्शकों को बता दें कि डिफ़ॉल्ट का मतलब वो है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बताते हैं कि आप किस स्कीम में जाना चाहते हैं टैक्स की, तो ऑटोमेटिकली जो नई स्कीम है उसमें आपको मान लिया जाएगा। अगर आप पुरानी स्कीम में रहना चाहते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को कि हम अपनी पुरानी जो टैक्सेशन की जो पुरानी स्कीम है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि अब आप ये देखें कि आपने बताया कि जो पुरानी स्कीम है वो उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, और नई स्कीम उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो जो नए वाली स्कीम का फ़ायदा फिर किसको मिलेगा, आप थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए। नहीं, नई वाली स्कीम का फ़ायदा उन सभी लोगों को मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कंजम्पशन बेस्ड जीवन शैली जी रहे हैं। जो देखिए PF आपका कटेगा ही, है ना। अगर इसके अलावा आपके पास और कोई डिडक्शंस के प्रूफ नहीं है या आप नहीं कर रहे हैं, अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका, या सेल BSP जिनका खुद का अस्पताल है तो उनको मेडिक्लेम कराने की ज़रूरत नहीं है, BSP घर दिया है तो उनके पास HRA भी नहीं है, हाउसिंग लोन भी नहीं है, तो ऐसे कोई कर्मचारी जिनके पास छूट लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उनको हमेशा न्यू स्कीम अच्छी लगेगी, उसमें टैक्स कम आएगा। और यदि आपके पास छूट या इन्वेस्टमेंट करने के साधन है, ऑप्शंस हैं, तो बेटर है कि लॉ का फ़ायदा उठा के जहाँ पे आप अपने टैक्स को प्लान कर सकते हैं तो साल के शुरुआत में प्लान कर लीजिए। इसके अलावा भी बजट में ऐसा कुछ है जो आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, या आम जनता और किस माध्यम से कुछ फ़ायदा ले सकती है नए बजट का? सर, टैक्सेशन के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये तो हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में इन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ पे फोकस करके बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज़ की रेट्स को स्लैश भी किया है। कई जगह लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज़ बढ़ाई भी हैं कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉम्पिटिटिव रहे, बाहर से सस्ते में ना लाएं। तो कहीं कहीं पे गवर्नमेंट को जैसा लगा तो वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी बजट को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है गवर्नमेंट ने। अब जैसे बुज़ुर्गों के लिए उन्होंने जो सेविंग्स की लिमिट थी उसको 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया। महिलाओं के लिए एक वन टाइम बचत स्कीम लेके आए जिसमें 2 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो 2 साल के लिए लॉक इन रहेगा, तो 7.5% का ब्याज मिलेगा साल में। हाँ, साल का 7.5% तक का ब्याज मिलेगा। तो ऐसी योजनाएं इन्होंने लोगों के लिए लाई कि इससे बचत भी बढ़े। गोल्ड, फिजिकल गोल्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में, जिस पे कोई कैपिटल गेन नहीं है। तो गवर्नमेंट चाह रही कि आप रिस्क फ्री लाइफ जिएं, फिजिकल गोल्ड घर पे ना रखें, रिस्क फ्री रहें, और उससे देश का भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो। तो ऐसे अच्छा, एम्प्लॉई को कुछ और भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं उनको सरकार ने इस बार छुट्टियों को लेकर के भी कुछ नया प्रावधान किया, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जब हमारी जो वेतनभोगी भाई होते हैं इनको अपनी संस्थान से कुछ ऐसी छुट्टियां हर साल मिलती हैं जो पेड होती हैं, जिसका उनकी ऑर्गेनाइजेशन भुगतान करती है यदि वो उस छुट्टी को नहीं यूज़ करते हैं और उस दिन भी काम करते हैं। तो रिटायरमेंट तक ऐसी बहुत सारी छुट्टियां एक्यूमुलेट हो जाती हैं। जब आप रिटायर होते हैं तो उनका भी आपको तनख्वाह के रूप में एक पैसा मिलता है जिसे लीव एनकैशमेंट बेनिफिट कहते हैं।
तो इसकी लिमिट पहले प्राइवेट जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी उनके लिए केवल 3 लाख थी। तो यदि मान लीजिए आपको 3 लाख से ऊपर पैसे मिले तो जो ऊपर का है उस पर टैक्स देना होता था। इस लिमिट को अब 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो इससे काफ़ी बड़ा जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जिनको आखिरी में कॉर्पस मिलता है बड़ा पैसा, तो उनको एक अच्छी बचत होगी रिटायरमेंट के बाद। वेलकम स्टेप है। किसी भी समाज और देश में युवाओं की बड़ी भूमिका होती है, तो इस बजट में युवाओं को क्या मिला, इस पर भी हम पीयूष जी से जानना चाहेंगे कि इस बार युवाओं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा, या उन युवाओं को जो अपना कोई उद्यम लगाना चाहते, कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहते, उनके लिए इस बजट में क्या है? सर देखिए, भारतवर्ष तो विश्व में फेमस ही अपनी युवा शक्ति के कारण है। इंडिया इज़ अ वेरी न्यू कंट्री। आज़ादी के बाद देखेंगे तो ये अमृत वर्ष बोला गया और ये इसे अमृत काल का बजट भी प्रेजेंट किया गया है कि एक अमृत काल की शुरुआत का बजट है। तो इसमें युवाओं पे गवर्नमेंट का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा अपने टोटल बजट आउटले में, राइट फ्रॉम ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयमेंट टू देयर फ्यूचर। तो अगर आप देखेंगे तो यदि उद्यमिता की बात हो तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उन्होंने युवाओं को टारगेट करके जो आज के नए सेक्टर्स आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इसको आगे बढ़ाया है कि जो बच्चा यदि हायर एजुकेशन नहीं ले पाया किसी भी कारण से, तो कौशल विकास योजना के माध्यम से वो ट्रेनिंग लेके अपने छोटे शहर में बैठ के भी बाहर का काम कर सकता है। स्टार्टअप्स को लेके उन्होंने 1 साल और बढ़ा दिया एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए टाइम लिमिट की। जो 31 मार्च 2023 तक के रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे, अब उसकी लिमिट 24 कर दिया। तो इस 1 वर्ष में भी यदि कोई नया स्टार्टअप हमारे युवा बंधु स्टार्ट करते हैं तो वो भी इनकम टैक्स में जितने बेनिफिट्स हैं और गवर्नमेंट की जितनी योजनाओं के बेनिफिट्स हैं उसको उठा सकते हैं। स्टार्टअप शुरुआती सालों में लॉसेज में रहते हैं, तो किसी भी 1 वर्ष के स्टार्टअप में लॉस जो होता है उसको अगले 10 वर्ष में किसी भी वर्ष मुनाफा होगा उससे एडजस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं और इससे प्रोत्साहन भी बढ़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने नर्सिंग कॉलेजेस की बात की है, जिससे डायरेक्ट आपको स्किल ट्रेनिंग और रोज़गार मिलेगा। ऐसे लगातार उन्होंने, अब गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए कई योजनाएं लाई। यदि आज कोई युवा नया काम चालू करता है और शुरू में टर्नओवर कम होता है, तो 3 करोड़ तक का टर्नओवर यदि है और 5% से कम कैश का लेन देन है, तो उसे ना बुक्स रखने की ज़रूरत है, ना ऑडिट कराने की ज़रूरत है। यदि कोई प्रोफेशनल है जो डिफाइंड है, तो 75 लाख तक की यदि रिसीट्स है तो बुक्स नहीं रखना, इनकम टैक्स में ऑडिट नहीं कराना है। इसके अलावा इन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम लाने की बात की है कि जो एमएसएमई के लिटिगेशन है उसको कम किया जाए। कोविड वर्षों में यदि किसी का पैसा फोरफीट हुआ है तो गवर्नमेंट का प्रयास है कि उनको लौटाया जाए। 95% शायद उन्होंने बोला है कि जो ये रिटर्न करेंगे फोरफिटेड अमाउंट को। साथ ही यदि कोई एमएसएमई है जो बड़े उद्योगों के साथ या किसी के साथ काम करता है तो उनको बड़ा दिक्कत होता है पेमेंट्स का, कि पेमेंट लेट मिलता है, मजबूर है, छोटे हैं, लोग दबाते हैं हमको। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स में एक नया प्रावधान लेके आई है कि अब आपको जो छूट मिलेगी वो जब तक आप सामने वाले एमएसएमई का पेमेंट वक्त पे नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो जिस वर्ष पेमेंट होगा उस वर्ष छूट मिलेगी। तो ऐसे कई प्रावधान आए हैं। इसके अलावा अगर आज कुछ युवा साथ मिल के सहकारिता के रूप में उद्योग लगाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल के बाद यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और 31 मार्च 24 के पहले उनका उद्यम चालू हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग, तो उस पर केवल 15% की दर से उसकी आय पर टैक्स पटाना है। कंपनियों में वैसे भी रिड्यूस टैक्सेशन है 22%, अगर आप अदरवाइज़ देखेंगे तो वो 30-32% तक जाता है। तो गवर्नमेंट का प्रयास ये है कि लोग अगर एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाएँ तो हतोत्साहित ना हों, बल्कि सरकार के माध्यम से प्रोत्साहित हों और देश का टैलेंट देश में ही रहे। ये जो एमएसएमई वाला जो नया नियम है कि अगर उनको पेमेंट नहीं करते हैं छोटी कंपनियों को, बड़ी कंपनियां, तो उनका जो टैक्स में जो छूट मिल रही है उसको बने ही दिया जाएगा। ये हमको लगता है कि माइलस्टोन सा है, नया है क्या ये? जी, ये नई बात है, क्योंकि जिस धारा में इसको जोड़ा गया है ना, वो धारा केवल स्टैट्यूटरी पेमेंट्स के लिए थी। तो यदि आप सरकार की मंशा देखेंगे तो वो एमएसएमई के पेमेंट्स को एक प्रकार से स्टैट्यूटरी ड्यूज के बराबर मान रही है। जैसे अगर आपने पीएफ है, समय पे नहीं पटाया तो आपको जब पटाओगे तब छूट मिलेगा। टीडीएस है, तो उस प्रकार से जो किसी कानून के अंतर्गत जो छूट किसी बाध्यता होती है वैसा उसके बराबर लाया है। तो डेफिनेटली ये एक माइलस्टोन कदम है, इससे लोगों को पैसा मिलेगा और एज अ ऑडिटर हम लोगों की भी दिक्कतें बढ़ेगी, क्योंकि अब हमको भी अच्छे से देखना पड़ेगा सारी चीज़ें कि एमएसएमई का कोई ड्यू छूट तो नहीं रहा, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग हमको करनी होती है ऑडिट रिपोर्ट में कि इस सेक्शन का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। जैसा कि आप जानते हैं कि पीयूष जी ने आपको बहुत अच्छे से नए टैक्स स्लैब के बारे में बताया, बल्कि ये भी बताया कि युवाओं के लिए इसमें क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पीयूष जी
CA ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तीरंदाज की ओर से कि वो आगे भी आकर के हमारे दर्शकों का इसी तरीके से मार्गदर्शन करते रहेंगे। शुक्रिया। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान। झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर।